अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 6 है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स बाय डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। क्या है ये क्लासिफिकेशन? चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसको। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉनिक्स बाय डिस्क्रिमिनेंट। आपको पता है कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम करते हैं तो उसमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट आम तौर पे एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें b² - 4ac को आपने देखा, लेकिन यहाँ हम बात करने जा रहे हैं जो मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री है। पहला सवाल तो यही बनता है कि हम मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री को यहाँ पे लिखें और फिर आगे उसको प्रोसीड करें। आप यहाँ पे इस बात को मेंशन कीजिएगा और फिर उसके मुताबिक हम इससे आगे चलते जाएंगे कि हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं जो आपकी मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे और फिर इसको लिखने के बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ऑब्वियसली वो इक्वेशन जो पीछे आप यूज़ भी करते रहे वो इक्वेशन क्या है उसका यहाँ पे ज़िक्र करते हैं, और वो इक्वेशन एक्चुअली है ax², यहाँ पे लिखते जाइए, प्लस by² ये आ जाएगा, प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर हर बात को डिस्कस कर दिया गया। इस इक्वेशन में स्क्वायर आ गए, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट आ गई, इस इक्वेशन के अंदर लीनियर फैक्टर्स आ गए, x में आ गए, y में आ गए, कांस्टेंट टर्म आ गई। तो मतलब एक कंप्लीट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली कॉनिक्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इसको इस तरह से ये बात लिख दूँ कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कॉनिक्स। अब ये डिफरेंट कॉनिक्स सेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है और किस बेस पे करती है वो बेस आपको बताता हूँ। इसमें जाहिर है डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट कोई ना कोई तो होगा। मैं यहाँ पे इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करता चलूँ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसकी बेस पे फिर हम कैटेगराइज करते हैं। तो हमारे पास वो फैक्टर जिसकी मदद से हमने इन तमाम बातों को कैटेगराइज करना है वो एक्चुअली फैक्टर जो जिसको डिस्क बोल रहा हूँ मैं डिस्क्रिमिनेंट को, वो हमारे पास यहाँ पे है h² - ab। अब ये जो है ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, लिहाजा ये नेचर ऑफ द कॉनिक जो है ये उसको कैटेगराइज करेगा। आप ये बात यहाँ पे लिख दीजिए कि विच इम्प्लाइज दैट जो आपका यहाँ पे ये फैक्टर बन रहा है डिस्क्रिमिनेंट का, ये डिस्क्राइब करेगा किस बात को, ये आपको डिस्क्राइब करके देगा नेचर ऑफ कॉनिक को। अब देखें नेचर ऑफ द कॉनिक जो है उसको हमने चेक करना है कि इस ऊपर वाली इक्वेशन से कब क्या किस सिचुएशन में कौन सी फॉर्म बन रही है, क्या वहाँ से कॉनिक बन रही है। मैं इसको 1 का नाम देता हूँ ताकि इसकी जब भी जिक्र करेंगे तो हम 1 को रिप्रेजेंट कर लिया करेंगे यहाँ पे। लिहाजा सबसे पहले मैं बात करता चलूँ कि ये जो कॉनिक है ये आपके पास एलिप्स कब बनेगी। तो अब इस कॉनिक को नंबर 1 पे मैंने बनाना है कि ये कॉनिक एलिप्स है। अब अंडर व्हाट कंडीशन दैट कॉनिक गोज टू बिकम एन एलिप्स। अब ये एलिप्स बनेगी, या चूंकि मैंने आपको ये बात पहले समझाई और बताई कि बेसिकली जो आपके पास एलिप्स होती है और जो सर्कल है, सर्कल इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एन एलिप्स। ये एलिप्स की ही एक किस्म है, इसलिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये एलिप्स बनेगा या सर्कल बनेगा अंडर व्हाट कंडीशन,
और वो कंडीशन ये है कि जब एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आप कह देंगे कि यहाँ से बनने वाली जो कॉनिक है वो एक एलिप्स है। ये एक कंडीशन है। नंबर 2 पे चलते हैं। अब सेकंड की बात करता चलूँ तो सेकंड के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि ये एक पैराबोला कब बनेगा। अब देखिए कोई ना कोई कंडीशन लाजमी है जिसके मुताबिक ये पैराबोला बनेगा। सो रिमेंबर दैट जब आप एच स्क्वायर माइनस ए बी कर देते हैं और वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, तो जब एच स्क्वायर माइनस ए बी करने से रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए तो तब आप कहते हैं कि यहाँ से जो बनने वाली आपकी कॉनिक है, जो इसका सेक्शन है कॉनिक का, वो हमारे पास पैराबोला कहलाता है। नंबर 3 पे चलता हूँ और नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं कि वो इसमें से हाइपरबोला कब बनेगा। सो जाहिर है इस कंडीशन को अब आप समझ चुके होंगे कि वो हाइपरबोला की कंडीशन क्या बनेगी। सो हाइपरबोला ये उस सूरत में बनेगा अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का जो रिज़ल्ट है ये ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाए। सो आपके सामने ये 3 रिज़ल्ट्स हैं, जिन तीनों रिज़ल्ट्स की बेस पे आप कैटेगराइज कर देते हैं कि जो मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो आपकी कब कैसे किस तरह क्या बन जाती है, तो ये आपके सामने मौजूद है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो इक्वेशन 1 ऊपर हमने लिखी, इसको मैंने एक और तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया भी। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अब मैं वो बात यहाँ पे लिखता हूँ कि जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म कर लें, और ये हो सकती है ट्रांसफॉर्म किस अंदाज से, वो जो कैपिटल एक्स वाई सिस्टम में हम लेके जाते हैं, तो ये हम ट्रांसफॉर्म्ड कर सकते हैं किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो ज़रा देखिएगा। ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स की बात कर रहा हूँ, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैपिटल में ले गए, प्लस बी वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया, उसके बाद प्लस 2g और कैपिटल एक्स प्लस 2f और यहाँ पे आपके पास y आ गया, प्लस c इज इक्वल्स टू 0, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, ये वो इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, इफ़ द एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। अब यहाँ हम थोड़ी सी रोटेशन की बात करते हुए चले, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमने बतानी है। तो मैं अगर ये बात यहाँ लिखता चलूँ कि इफ़ द एक्सिस, एक एक बात को यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, ये जो AXES वाला एक्सिस हम लिखते हैं, आप अक्सर सोचते होंगे कभी हम जो एक्सेस के स्पेलिंग्स हैं वो AXIS लिख देते हैं, कभी हम एक्सेस के स्पेलिंग जो हैं वो AXES लिख देते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू, या फिर ये कोई गलती से लिखे जाते हैं? ऐसा नहीं है। जब आप एक एक्सिस की बात करना चाहते हैं ना, सिंपल एक्स एक्सिस की या वाई एक्सिस की, तो आप AXIS से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे मुराद वो आपका सिंगुलर होता है कि एक एक्सिस है। जब आप AXES लिखते हैं तो इससे मुराद होता है कि आप एट अ टाइम दोनों की बात कर रहे होते हैं, तो ये उसका प्लूरल है, ये दोनों की बात हो रही होती है। सो लिहाजा मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि इफ़ द एक्सिस आर, अब ये देखिएगा, अगर एक्सिस जो है, अगर आप उनको कह देते हैं इफ़ द एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन, तो अगर आप इसको ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर लेते हैं, तो देखिए अगर आपने ओरिजिन के अबाउट इसको रोटेट कर लिया, अब जाहिर है रोटेशन है तो किसी ना किसी एंगल के तहत ही होगी। सो मैं ये कह देता हूँ कि थ्रू एन एंगल, अगर वो रोटेशन है तो वो अंडर व्हाट एंगल, तो आपने उसका एंगल यहाँ पे बताना है, और वो एंगल आपके पास आ रहा है थीटा, और रोटेशन का ताल्लुक जब भी आएगा वो 0 से लेके 90 डिग्री के दरमियान ही लाए करेगा। अब यहाँ पे जब आपने रोटेशन की बात कर दी, तो यहाँ पे आप एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर। सो वेयर थीटा, ये बात बताइए और उसको बताइए थीटा कैसे कैलकुलेट करना है आपने।
सो थीटा की कैलकुलेशन के लिए आपके पास जो रिज़ल्ट है वो कुछ ये है कि आप लिख देंगे tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स h ओवर a माइनस b। ये हमने इसका एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला बना लिया। अब देखिए इसी के मुताबिक आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर कुछ कंडीशंस डिस्कस कर ली जाए, और वो कंडीशंस देखें a और b की वैल्यूज़ यहाँ बहुत मैटर करती हैं। मैं आपको यही कंडीशन बना के दिखा दूँ कि अगर जो आपके पास a है ये b के इक्वल हो जाए तो देखें तब भी एक ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट से मुराद के डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने से ब्लास्ट ही होता है ना, अनडिफाइंड हो जाती है वो बात। सो अगर तो a b के इक्वल आ जाए, या आप इन अदर सेंस ये कह दें कि a और b दोनों के दोनों ज़ीरो हो जाए, तो इस केस के अंदर जो आपके एक्सिस हैं वो अबाउट 45 डिग्री रोटेट हो जाते हैं। अगर ऐसा केस बन जाए तो आप देखें ये कंडीशन बता रहे हैं कि देन एक्सिस जो हैं दोनों के दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं वो आपके R2B और ये है रोटेटेड अबाउट 45 डिग्री। तो लो जी ये 45 डिग्री के अबाउट रोटेट हो जाते हैं, और ये बात हम ऑलरेडी फाइंड कर भी चुके हैं। किस तरह से, अब देखिएगा मैं यहाँ पे जो एक्सेस आप यूज़ भी कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, आप इसके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं ट्रांसलेशन के, कि ये हमने फाइंड किया था कि जो स्मॉल x है वो आपका x cos थीटा और माइनस y sin थीटा आ जाता है एक, और जो स्मॉल y है वो आपके पास एग्जैक्टली x sin थीटा और इसके साथ आ जाता है प्लस y cos थीटा, ये आ जाता है। लेकिन ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, अगर आप इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दें, मैं अगर ऐसे कहूँ कि सब्स्टिट्यूट ऑफ दीज वैल्यूज़ x एंड y इनटू 1, अगर आप 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं विल रिजल्ट इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2। तो जो सेकंड इक्वेशन जो मैंने उसी से बनाई कैपिटल AX स्क्वायर वाली, और वो बन जाएगी इन विच द प्रोडक्ट टर्म XY विल बी मिसिंग, और उसकी प्रोडक्ट टर्म ऑब्वियसली वो जो मिसिंग में चली जाएगी। नेचर ऑफ द कॉनिक 2 हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द लास्ट आर्टिकल जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो अब इस ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं डिस्कस करता हुआ कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाना चाहूँ, सो मैं ये कह देता हूँ कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 बनी है, सो 3 कैन बी, ये जो ऊपर इक्वेशन 3 हैं इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप बाय सॉल्विंग इस तरह से लिख सकते हैं जो कि बन रहा है कैपिटल X इज इक्वल्स टू x cos थीटा, इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी प्रूव आपको करवाया हुआ है, प्लस y sin थीटा, और कैपिटल Y इज इक्वल्स टू माइनस x sin थीटा, ये आ जाएगा, और प्लस y cos थीटा, y cos थीटा। आप देख रहे हैं यहाँ से ये आपके पास नंबर 4 बन जाएगा। हमने इस तरह से देखा कि स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किस तरह से हम इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे। अब जो यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मैंने डिस्कस करना है, और वो है यहाँ पे डीजेनरेट कॉनिक का। अब डीजेनरेट कॉनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो अंडर इक्वेशन 1, ज़रा उसको यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे, ताकि आपके सामने हर चीज़ मौजूद हो। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 वो कुछ ऐसे है कि ओवरऑल अगर हम उसको लिख देते हैं AX स्क्वायर, जो मोस्ट जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, वो बनती है AX स्क्वायर प्लस 2HXY
प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, इस इक्वेशन को ज़रा लिख के अब इसकी डिजेनरेशन के ऊपर बात करता चलूँ। अब मैं कुछ कंडीशंस के मुताबिक ये बताना चाहता हूँ कि अंडर सर्टेन कंडीशन द इक्वेशन नंबर 1 मे नॉट रिप्रेजेंट एनी कॉनिक। अब वो हमने कंडीशंस को भी देखना है कि वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं। सो मैं ये बात यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि कुछ कंडीशंस हैं, तो मैं लिख देता हूँ अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो उन कंडीशंस के मुताबिक हम क्या करना चाहते हैं, उन कंडीशंस के मुताबिक ये बताना चाहते हैं कि इक्वेशन ये जो अबव पे 1 लिखी हुई है ये क्या करेगी, मे नॉट रिप्रेजेंट एनी कॉनिक। अब लो जी, वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी बिना पे आप ये कह रहे हैं कि वो किसी भी कॉनिक को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। इन सच केस हम इसको फिर क्या कहेंगे। अगर कोई ऐसा केस बन जाता है तो मैं ये बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि इन सच केस, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये बात कहेंगे कि जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है वो आपकी क्या कहलाती है, रिप्रेजेंट्स अ डीजेनरेट कॉनिक। इसको फिर हम कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करती है डीजेनरेट कॉनिक। सो ये डीजेनरेट कॉनिक बन जाती है। लें जी, अब होगा क्या, हम ऐसे हालात के अंदर ये कहेंगे कि वन सच डीजेनरेट कॉनिक इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वो डीजेनरेट यानी कि वो अपनी हालत बदल चुकी है। अब वो डीजेनरेट कॉनिक में से, इसमें से ऐसी कौन सी कॉनिक आपको वहाँ से मिल सकती है। तो मैं ये बात मेंशन करता चलूँ कि वन सच, इस तरह की जो आपके पास डीजेनरेट कॉनिक जो आपने बनाई, इस तरह की एक डीजेनरेट कॉनिक जो आपके पास यहाँ से बन रही है, वो आपके पास क्या है, इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये सारी बातें हम डिफरेंट क्वेश्चंस में प्रोसीड भी करेंगे, इसलिए तवज्जो से इसको देखते जाइएगा। अब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कब बनेगा, लें जी, इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करना है हमने कि हमारे पास ऐसी कौन सी सिचुएशन बन जाएगी कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता हुआ हमें नज़र आएगा। मैं यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बनाता हूँ। ये मैंने एक डिटर्मिनेंट बनाया। अब मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि AHG, ये देखिएगा AHG, ये ऊपर आप जो कॉनिक आपको दी गई है मोस्ट जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इससे आप ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ये इस तरह से। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे मौजूद है, और ये आसान तरीका आपको बताऊंगा इसको याद रखने का। अगर ये वाला डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो आप ये बात कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट के 0 के इक्वल आने से मुराद ये है कि इससे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है। अब ये बात है, अब आपने इसको किस तरह से याद रखना है, मतलब क्या इसका प्रोसेस हो कि इसको आसानी के साथ हम याद रख सकें, इसको रट्टा ना लगाना पड़े। तो देखिए, बड़ा आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है, वो आसान तरीका ये है कि जब आप इस रो में चलते हो तो आता है AHG फर्स्ट रो में, और आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो भी है AHG। तो ये इतनी बात याद होगी। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट रो आपकी आ रही है BF, तो आप ज़रा सेकंड कॉलम में भी आ जाएं तो इधर BF, और एट द एंड जो बच गया C वो आपने वहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ तक इसके प्रूफ की बात है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, प्रूफ्स ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशंस आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर बुक, तो इसलिए उनको ओमिट कर दिया गया है। मतलब ये कि इसका जो प्रूफ है वो बुक के स्कोप से थोड़ा ऊपर की बात है, इसलिए हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इस रिजल्ट के साथ।
जी, तो आपने देखा कि एक डिस्क्रिमिनेंट की बेस के ऊपर किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कॉनिक्स को। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।